हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीआर के बारे में। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आता है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन रिलेट करके आता है गेट, डब्ल्यूटीओ, ट्रिप्स, ट्रिम्स, है ना, डब्ल्यूटीओ में जो इश्यूज चलते रहते हैं वो उससे रिलेट करके आता है। और मेंस में बहुत इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया में आईपीआर को प्रमोट करने के लिए, जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार उनको प्रमोट करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, कहाँ भी वे फॉरवर्ड क्या है। मतलब इसी डायमेंशन के अंतर्गत सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत छोटा टॉपिक है, एक टॉपिक हम तैयार कर ले, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम जो इधर पढ़ाएंगे ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ज्यादा पॉइंट्स फॉर्मेट में होगा। यानी क्विक वे में आपको अगर रिवाइज करना है तो उसको आप 2x स्पीड पे करके जो पूरा टॉपिक है वो 5 से 6 मिनट में पूरा जो उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ सकती है। एग्जाम में आप पॉइंट्स भी लिख सकते हो, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार। ये क्या होता क्या है बौद्धिक संपदा अधिकार? कि अगर कोई इंसान के दिमाग की उपज जो है उसके ऊपर उसे कोई रिकॉग्निशन दिया जाए, है ना, राइट एंड रिकॉग्निशन ओवर एनीवन्स क्रिएटिविटी इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हमारे जो दिमाग की उपज है अगर उस पर हमारे को रिकॉग्निशन मिल जाए, हमारी पहचान मिल जाए कि ये हमने किया है, उन्हीं अधिकारों को हम क्या बोलते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार। ये किसके अंतर्गत आता है? तो हमारे डब्ल्यूटीओ में हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविजन है उसे हम लोग ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्यों प्रोविजन में आया? तो आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रियलाइज हुआ कि हमें जो इकोनॉमी बर्बाद हो गई है उनको रिबिल्ड करना है, या जो इकोनॉमी स्ट्रांग है उनको फर्दर आगे ले जाना है। तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके माध्यम से जो इकोनॉमी बर्बाद हो गई है उनको रिबिल्ड किया जा सके और बाकी इकोनॉमीज को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए 1948 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये क्या करता था कि जो भी मेंबर कंट्रीज होते थे गैट्स के, उनमें गेट के, तो उनमें जो गुड्स का ट्रेड होता था तो कैसे उसमें हम जो बैरियर्स हैं उनको कम करें ताकि हमारे गुड्स का फ्री मूवमेंट हो सके, ऑलमोस्ट फ्री मूवमेंट हो सके मेंबर कंट्रीज के बीच, कि सदस्य देशों के बीच जो वस्तुओं का व्यापार है उसे कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए गैट था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारे जो खर्चे होते हैं वो वस्तु के साथ सेवाओं में भी होने लगते हैं। रीजन क्या है कि जब इंसान एक सर्टेन इनकम लेवल को पार कर जाता है तो जरूरत की लगभग हर वस्तु उसके पास आ जाती है, तो अब उसका पैसा ज्यादा खर्च होता है सर्विसेज में। इसी तरह जब कोई इकोनॉमी होती है तो जो इकोलॉजिकल प्रोसेस होता है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने का, वो क्या होता है कि पहले वो एग्रेडियन होगी, एग्रेडियन से इंडस्ट्रियल में जाएगी और इंडस्ट्रियल से सर्विस सेक्टर में जाती है। तो ट्रिप्स इज द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो एग्रेडियन इकोनॉमी कभी रही होंगी, फिर वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हुई और फिर उनके यहाँ जो सबसे बड़ा पोर्शन हो गया उनके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला वो हो गया सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आता है ट्रिप्स। तो उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि हमारे को जो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो हम इन्वेंशन करते हैं इनका प्रोटेक्शन हमको मिल जाए ताकि हम उसका कॉमर्शियल बेनिफिट उठा सके। तो फिर ये जब रियलाइज किया गया कि अब ग्लोबल इकोनॉमी में सर्विस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारे को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो ना केवल गुड्स के व्यापार को फैसिलिटेट करे बल्कि सर्विसेज के व्यापार को भी फैसिलिटेट करे। तो वही जो गेट है वो इसका जो 8वां मीटिंग होता है उरुग्वे में होता है, तो उसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं। तो इसके जो हेड थे उनका नाम था आर्थर डंकल। तो उन्हीं के प्रपोजल पे आया डंकल प्रपोजल, और डंकल प्रपोजल के माध्यम से ही 1995 में गैट को समाप्त करके एक नई संस्था बनाई गई जिसका नाम है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, ह्यूमन रिसोर्स, इनका हम फ्री फ्लो मूवमेंट कैसे इंश्योर कर सके, दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डब्ल्यूटीओ। तो उन्हीं के अंतर्गत हमारा आता है बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। गैट क्या है मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है, 1948 में बना।
गुड्स के ट्रेड को फैसिलिटेट करता था। और अगर हमें दोनों का करना है तो 1995 में हमने क्या बना दिया, डब्ल्यूटीओ बना दिया। डब्ल्यूटीओ कब बना है, गैट का जो 8वां राउंड हुआ था उरुग्वे राउंड में, उसके हेड थे आर्थर डंकल, उन्हीं के नाम से बना। तो डंकल प्रस्ताव के माध्यम से डब्ल्यूटीओ आ गया। डब्ल्यूटीओ में हमारा जो प्रोविजन है वो हमने बता दिया। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो हम ये पहले समझ लें कि ट्रिप्स में कितनी बेसिकली चीजें आती हैं। तो ट्रिप्स के अंतर्गत 5 चीजें आती है। ट्रिप्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो आता है आपका पेटेंट, एक क्या आता है पेटेंट, दूसरा क्या आता है कॉपीराइट, कॉपीराइट कॉपीराइट आता है, कॉपीराइट। इसके अलावा हमारा जो तीसरा आता है दैट इज ट्रेडमार्क, है ना। आपने देखा होगा कार वगैरह में ये चिन्ह लोगो बना रहता है, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। इसके अलावा आता है ट्रेड सीक्रेट, इसके अलावा क्या आता है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। और 5वां इसके अंतर्गत आता है जीआई। तो आपसे बहुत अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है जीआई किसके अंतर्गत आता है, तो ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत है, ट्रिप्स के अंतर्गत आते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं या कोई गुड्स बनाते हैं या कोई केमिकल या मेडिसिन वगैरह ऐसा कुछ भी बनाते हैं और वो कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उस इन्वेंशन पे उसका जो इन्वेंटर होता है उसे एक मोनोपोली मिल जाती है, एक राइट मिल जाता है, उसी को हम लोग पेटेंट राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो इसको होल्ड करता है उसको पेटेंट होल्डर बोलते हैं। तो इसमें क्या चीज होना चाहिए, पेटेंट आपको कब मिलेगा, अगर कोई ऐसा आपका इन्वेंशन 3 क्राइटेरिया को पूरा करता है तो आपको पेटेंट मिल जाता है। वो 3 क्राइटेरिया क्या है कि जो आपने इन्वेंशन किया वो एब्सोल्युटली न्यू होना चाहिए, एब्सोल्युटली कैसा होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। एब्सोल्युटली वो कैसा होना चाहिए, न्यू, यानी एकदम नवीन हो, वैसी चीज दूसरी ना हो। दूसरा उसमें यूनिक होना चाहिए, मतलब उसके जैसा मिलता जुलता भी दूसरा नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो आप बना रहे हैं उसकी कॉमर्शियल यूटिलिटी होनी चाहिए, उसकी वाणिज्यिक उपयोगिता होनी चाहिए, कॉमर्शियल यूटिलिटी होना चाहिए। तो अगर आपका इन्वेंशन इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो आपको पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट के लिए आपको फाइल करना पड़ता है, इसको बोलते हैं पेटेंट फाइलिंग। ये पेटेंट कितने समय के लिए मिलता है, ये 20 ईयर्स के लिए मिलता है। कितने ईयर्स के लिए मिलता है, 20 ईयर्स के लिए मिलता है। हाँ, अगर आप ये 20 ईयर्स का टाइम पूरा होने के पहले उसमें कुछ चेंजेस करके उसको मॉडिफाई कर लेते हैं तो फिर से आपको पेटेंट का राइट मिल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरग्रीनिंग, इसे क्या बोलते हैं, एवरग्रीनिंग। हाँ, इस दौरान क्या होगा, जब किसी के पास पेटेंट का राइट होगा तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उस पेटेंट होल्डर के परमिशन के बिना उसका कोई कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती है। इसमें से प्रॉब्लम कहां जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसका उद्देश्य तो ये है कि जिसने पेटेंट फाइल किया, जिसको पेटेंट मिला, तो उसने अपने रिसर्च के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे तो वो उसका रिवाइव हो जाए। दूसरा, हमारा जो इनोवेशन का कल्चर है उसे हम प्रमोट कर सके, इसीलिए उसको मोनोपोली या कुछ राइट ऐसे दिए जाते हैं। लेकिन समस्या कहां जाती है कि कुछ लोगों ने आईपीआर के माध्यम से, खास करके जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, उन्होंने आईपीआर के माध्यम से हमारे जो अन्य गरीब देश हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का एक जरिया बना लिया। जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उसकी जो दवा है वो कोई एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी बना रही है, अब वो उसका प्राइस फिक्स करने का राइट पेटेंट के साथ आपको मिल जाता है। तो उसका प्राइस इतना ज्यादा रखते हैं कि गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो किसी का पेटेंट राइट इस कीमत पे प्रोटेक्ट नहीं होना चाहिए कि दूसरे की जान चली जाए, है ना। हमेशा कॉमर्शियल यूटिलिटी के ऊपर पब्लिक हेल्थ या पब्लिक का जो लाइफ है उसको प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन आईपीआर के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कैंसर की दवाएं बहुत महंगी रहती हैं क्योंकि उनमें आईपीआर का इश्यू होता है और उनके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। वो पेटेंट होल्डर जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने पास रखती हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट के लिए क्या है कि हर कंट्री को अपने लोकल लेवल पे कानून बनाना होता है, जिसके लिए भारत ने नेशनल आईपीआर पॉलिसी लागू किया है, जिसमें भारत ने एक प्रोविजन लागू कर रखा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या कहता है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी गवर्नमेंट कैन अलाउ एनी अदर कंपनी टू मेक द सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम फार्मूला विच द पेटेंट होल्डर हैज, बट कंपनसेशन कैन बी गिवन टू द पेटेंट होल्डर। कि अगर हेल्थ इमरजेंसी है, कोई बहुत आवश्यक चीज आ जाए, तो हमारे नेशनल आईपीआर जो है उसके अंतर्गत हम किसी दूसरी संस्था को या सरकार स्वयं ही उस सेम फॉर्मूले को यूज करके उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। हाँ, जो पेटेंट होल्डर है उसे कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा, हमारी जो आईपीआर पॉलिसी है इसमें एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी
बाकी सब देशों में अपना अपना होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में एवरग्रीनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। एवरग्रीनिंग क्या होता है भी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था। तो ये हमारा हो गया पेटेंट। अब दूसरा हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है दैट इज कॉपीराइट। तो कॉपीराइट किस रिलेटेड होता है? ये जैसे आपका म्यूजिक हो गया, सॉन्ग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई लिटरेरी वर्क हो गया, इनसे संबंधित जो अधिकार होता है उसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने वीडियो में, जैसे मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा लेता हूं जिसको ऑलरेडी टी सीरीज ने रिकॉर्ड कर रखा है, तो टी सीरीज वाले फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे पास भेज सकते हैं, है ना। तो मैं उसको नहीं कर सकता हूं। तो इसी तरह इसमें भी होता है कि ये जो उस चीज को पहली बार बनाता है उसको कॉपीराइट दिया जाता है। ये जो उसका होल्डर होता है, जो फाइल करने वाला होता है कॉपीराइट को, उसके जीवन पर्यंत मिलता है, और फिर जो उसका सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी होता है, उसके 60 साल तक इसे मिलता है। इसमें आप पेटेंट होल्डर, इसमें जो आप कॉपीराइट होल्डर है उसके परमिशन के बिना कोई भी कॉमर्शियल यूज या किसी भी तरीके का यूज बिना कॉपीराइट होल्डर के नहीं कर सकते। दिस इज कॉपीराइट। तीसरा आता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ये कोई एक लोगो होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट की एक ब्रांडिंग के रूप में यूज होता है। हाँ, आप इसको कॉमर्शियल वे में यूज नहीं कर सकते हैं बिना उनके परमिशन के, लेकिन अदर पर्पज में कर सकते हैं। कि जैसे मान लो मैं कार के बारे में कोई वीडियो बना रहा हूं तो मर्सिडीज का लोगो वहां पे यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं स्वयं अपनी कार बनाऊंगा तो उसमें मर्सिडीज का लोगो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका ब्रांड वैल्यू होता है, वो उसकी आइडेंटिटी होती है। इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। फिर आता है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से एज लेने के लिए, बढ़त लेने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाती है। वो प्रोडक्शन के लेवल पे हो सकती है, वो मार्केटिंग के लेवल पे हो सकती है, वो सेलिंग के लेवल पे हो सकती है, वो एडवर्टीजमेंट के लेवल पे हो सकती है। तो एक कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों पे बढ़त बनाने के लिए जिन टेक्निक्स का यूज करती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। जैसे टाटा स्काई है, तो टाटा स्काई का एडवर्टीजमेंट क्या है? इसको लगा डाला तो लाइक जिंगल आला। कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। यानी ये अपनी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करते हैं ताकि दूसरों की तुलना में इनका प्रोडक्ट आसानी से लोगों तक पहुंच जाए। जैसे सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, तो इसमें एक सोशल मैसेज छिपा हुआ है, और इस तरीके से इमोशनल कार्ड खेल के वो बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट के बारे में आपके जहन में बातें डाल देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। फिर आता है पांचवा जीआई टैग। जीआई टैग ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है। किसी वस्तु में किसी खास भौगोलिक विशेषताओं या मिट्टी की विशेषता या स्थानीय कारीगर, उनकी विशेषताओं के कारण जो उसमें एक यूनिक नेचर आ जाता है, जिसे हम जीआई टैग बोलते हैं, है ना। ये एक तरह का मार्क टाइप का होता है जो उस प्रोडक्ट पे लगा रहता है, और आप जो जिस पे मार्क लगा है सिर्फ वो वहीं के लिए यूज हो सकता है, भले ही क्वालिटी सेम हो, कोई दूसरे जगह का व्यापारी या बनाने वाला इसको यूज नहीं कर सकता। इनको हम लोग बोलते हैं क्या? द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रिप्स। क्या क्या है? पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है और जीआई टैग है। ठीक, अब आगे समझते हैं कि जो हमारा ये ट्रिप्स है या आईपीआर इशूज हैं, ये आवश्यक क्यों है ना। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है? अभी तो हमने इनका टाइप देख लिया, अब देख लेते हैं कि जो आईपीआर है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाओगे तो इनोवेशन का कल्चर बढ़ेगा। किसका कल्चर बढ़ेगा? इससे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर बढ़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इनोवेशन का कल्चर बढ़ेगा, है ना। इनोवेशन का कल्चर बढ़ेगा तो हम लोग नॉलेज सोसाइटी के रूप में डेवलप होंगे। किसके रूप में? नॉलेज सोसाइटी। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे आपको अपना सॉफ्ट पावर का डोमिनेंस दिखाना है, सुपर पावर बनना है, तो सिर्फ हार्ड पावर से आप ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान नहीं बना सकते, इसके लिए सॉफ्ट पावर भी चाहिए। तो हमारे को नॉलेज इकोनॉमी बनना है ना। तो R&D प्रमोट होगा, इनोवेशन प्रमोट होगा, जिससे हम लोग एक नॉलेज सोसाइटी बनेंगे। फिर दूसरा क्या होगा? इससे हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। क्या होगा? हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा? अगर हम आईपीआर को प्रमोट करते हैं, आईपीआर को अगर हम प्रमोट करते हैं तो फिर इसके साथ में हमारे यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, है ना। स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे। इसके अलावा आईपीआर को प्रमोट करके क्या होगा? आईपीआर को प्रमोट करने से हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। फिर आईपीआर को लागू करके और क्या फायदा होगा? तो आईपीआर को लागू करके हमारा एक फायदा ये होगा कि हम लोग
इकोनॉमी ऑफ स्केल हमारा बढ़ेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा, यानी हम जो प्रोडक्शन है वो मैसिव लेवल पे कर पाएंगे, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा, है ना। ठीक, फिर इसके अलावा और हमारा क्या होगा, हमारे यहां पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंस हो गया कि क्यों हमारे को आईपीआर चाहिए, और जो अच्छी अच्छी बातें जो इससे रिलेटेड हो वो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस के रूप में। फिर अब अगला जो हमें जानना चाहिए कि कहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से हमारे को डायमेंशन पता चाहिए। एक तो ट्रिप्स के अंतर्गत हमने ये देख लिया कि 5 टूल्स होते हैं, फिर हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, इंपॉर्टेंस में बेसिक चीजें जो भी सुंदर सुंदर लगे वापस से लिख सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंस के बाद आता है कि इश्यूज क्या है ना। इंपॉर्टेंस के बाद आता है कि इश्यूज क्या है, इसके आईपीआर में भारत में क्या क्या इश्यूज है, तो समझे जरा क्या इश्यूज है। पहला हमारे यहाँ पे अभी हमने बताया कि कंपलसरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। कंपलसरी लाइसेंसिंग ये क्या होता है, अभी मैंने बताया था कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, तो शॉर्ट में लिखता हूं ना, जगह कम है मेरे पास। एक तो हो गया कंपलसरी लाइसेंसिंग, जिसमें मैंने क्या बताया कि इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार क्या कर सकती है, किसी दूसरे को सेम प्रोडक्ट जो सेम फार्मूला यूज करके बनाने के परमिशन कर सकती है, पेटेंट होल्डर को कंपनसेशन दिया जा सकता है। दूसरा, इंडिया में एवरग्रीनिंग अलाउ नहीं है। एवरग्रीनिंग क्या था, अभी मैंने पीछे बताया था, है ना। इंडिया में एवरग्रीनिंग अलाउ नहीं है ना। नेक्स्ट, अच्छा एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारे यहाँ पे जो आईपीआर के प्रोफेशनल्स उनकी कमी है ना, तो कह सकते हैं डेर्थ ऑफ आईपीआर प्रोफेशनल्स। आईपीआर प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ पे जो पेटेंट के लिए फाइल किया जाता है तो उसको जो एडमिनिस्टर करने के लिए एम्प्लॉइज है वो कम है, पूरे भारत में 2000 है ना, तो कम है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो इंडिया में पेटेंट फाइलिंग का परसेंटेज है वो ग्लोबल लेवल का बहुत कम है। पेटेंट फाइलिंग का जो परसेंटेज है ना बहुत कम है। एग्जांपल, पूरे वर्ल्ड में जितना पेटेंट फाइल होता है उसका 1.1% पेटेंट जो है पेटेंट है वो इंडियन फाइल करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे। फिर इसके अलावा एक और आता है कि हमारे यहाँ जो पेटेंट देने का जो टाइम है ना, पेटेंट ग्रांट करने का टाइम बहुत बड़ा है ना, तो क्या कह सकते हैं, हाई पेटेंट ग्रांटिंग राइट। फिर इसके अलावा क्या आता है कि हम लोग R&D पे कम पैसा खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब R&D पे कम पैसा खर्च होगा तो कहां से वो चीजें आएंगी, तो हमारा R&D पे जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 0.5% ऑफ जीडीपी, हमारे जीडीपी का 0.5% हमारे R&D पे खर्च होता है। इसके अलावा क्या इश्यू आता है, इसके अलावा ये आता है कि समटाइम्स पेटेंट फ्रेंडलीनेस प्रिवेल ओवर द पब्लिक हेल्थ, कि कई बार हम पेटेंट का एटमॉस्फेयर अच्छा बना रहे तो उस चक्कर में क्या करते हैं कि हमारा जो पेटेंट फ्रेंडलीनेस होता है वो समटाइम्स प्रिवेल कर जाता है, किसके ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर, ये अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट इश्यू क्या आता है, नेक्स्ट इश्यू ये होता है कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। एंटी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो पेटेंट आईपीआर है तो उसमें 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पेटेंट होल्डर है, उसका कॉम्पिटिटर है, सोसाइटी है एंड गवर्नमेंट है। तो जब आप अपने यहाँ आईपीआर का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा उसका कल्चर प्रमोट हो, है ना, तो उस चक्कर में जब आप पेटेंट की फ्रेंडलीनेस करते हैं, है ना, तो आप क्या करते हैं कि जो पेटेंट होल्डर का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पाता, और समटाइम्स बाकी जो तीनों स्टेक होल्डर्स है जैसे सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड द कॉम्पिटिटर, तीनों के इंटरेस्ट के ऊपर प्रिवेल कर जाता है इंटरेस्ट ऑफ द पेटेंट होल्डर, है ना। और इसके अलावा एक इश्यू क्या आता है कि हमारे पास लैक ऑफ आईपी प्रोफेशनल्स, हमारे पास आईपी प्रोफेशनल्स की संख्या काफी कम है। तो हमने कितने इश्यूज देख लिए, एक तो कंपलसरी लाइसेंसिंग है इंडिया में,
दूसरा एवरग्रीनिंग है का नहीं है, तीसरा डेप्थ ऑफ आईपीआर प्रोफेशनल से, चौथा पेटेंट फाइलिंग का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, हाई पेटेंट ग्रांटिंग राइट टाइम है, हाई पेटेंट ग्रांटिंग टाइम है ना, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ R&D पे पैसा बहुत कम खर्च होता है और पब्लिक में अवेयरनेस कम है ना। तो पब्लिक अवेयरनेस जो है ना आईपीआर के मामले में, वो पब्लिक अवेयरनेस भी क्या है आईपीआर के मामले में काफी कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके